हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स का सेकेंड पार्ट, यानी आज हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्लांट्स किस किस टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन देयर हाइट, जैसे कि शर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज। बेस्ड ऑन स्टेम उनका ग्रीन है या हर्बेशियस है। इसके बाद हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने लीफ के बारे में पढ़ा कि लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लीफ का क्या फंक्शन होता है। इसके बाद हमने वेनिएशन के बारे में पढ़ा था, पैरेलल वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन। और फाइनली आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स के बारे में। रूट्स के बारे में हालांकि डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था, बट कुछ चीज़ें हैं जो रह गई थी। तो अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि प्लांट में वो पार्ट जो सॉइल की तरफ मूव करता है, जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मतलब कि ग्रेविटी की तरफ पॉजिटिवली मूव करता है इनटू द सॉइल, उसको हम रूट कहते हैं। एक एक्टिविटी भी यहाँ पे सजेस्ट करी हुई है कि हम क्या करें कि दो प्लांट्स लें, एक प्लांट की रूट को एज इट इज़ रहने दें और दूसरे प्लांट की रूट को काट दें। उसके बाद उन दोनों को अलग अलग गमलों में यानी पॉट में लगा दें। उसके बाद हम लगातार उसको पानी देते रहें, धूप में रखें और एक हफ्ते बाद चेक करें कि कौन सा प्लांट फल फूल रहा है और कौन सा नहीं। आप देखेंगे कि जिस प्लांट में रूट थी वो तो वहाँ पे अडेप्ट कर गया और उसने ग्रो करना शुरू कर दिया, बट जिसमें रूट नहीं थी वो ग्रो नहीं कर पाया और उसने मुरझाना शुरू कर दिया। तो रीज़न क्या था सेकेंड प्लांट का मुरझाने का? कि उसके पास रूट्स नहीं थी, और रूट्स के थ्रू ही वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर और मिनरल की वजह से ही प्लांट की आगे की प्रोसेसेस चलती हैं। तो क्योंकि दूसरे वाले प्लांट में रूट्स नहीं थी तो इसीलिए वहाँ पर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल नहीं हो पाया और प्लांट अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाया और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, जो कि एक प्रोसेस होती है फूड बनाने की। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट जो होगा वो मर जाएगा। क्योंकि हमें ये बात पता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए दो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से मिल जाती है थ्रू स्टोमेटा, बट जो वाटर है वो नहीं मिल सकता, वो वाटर जो है रूट के थ्रू ही मिलता है। तो सेकेंड वाले प्लांट में रूट्स नहीं थी, इसीलिए वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाया। इसके बाद एक और एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले हमने एक कटोरी ली, उसमें गीली कॉटन रखी। अब इनमें से एक कटोरी में जो गीली कॉटन है उसमें हम ग्राम सीड्स यानी चने रखेंगे और दूसरे वाले में हम मेज़ रखेंगे यानी कि मक्की का दाना यानी कि सीड रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ताकि ये सूखे ना, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते रहेंगे और एक दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद एक दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें थोड़े से स्प्राउट्स आना शुरू हो गए हैं। फिर इसको एक हफ्ते के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। एक हफ्ते बाद जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो स्प्राउट्स निकलना शुरू हुए थे उनसे पौधा निकलने लग गया है, पौधा निकल गया, रूट्स भी निकल गई हैं और शूट्स भी थोड़ी थोड़ी निकल गए हैं। अब बात ये आती है कि क्या अब ये जो ग्राम सीड या मेज सीड जिसमें से प्लांट निकल गया है, क्या उसको कॉटन में से सेपरेट कर पाना आसान होगा? तो सेपरेट कर पाना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो प्लांट की रूट्स हैं वो कॉटन में एंकर कर गई होंगी, उसमें अंदर तक चली गई होंगी ताकि होल्ड बना सके पानी लेने के लिए, है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रूट का फंक्शन होता है एंकरेज करना। जैसे कि ये कॉटन से एंकर हो गई, इसी तरीके से जो प्लांट होता है उसकी रूट सॉइल में भी चिपक जाती हैं, एंकर कर जाती है अच्छी तरीके से और फैल जाती हैं। और वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुँचा सके। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि अब जो मेज़ में से स्टेम और रूट निकले हैं और ग्राम में से स्टेम रूट निकले हैं उनको कंपेयर किया जाए। क्या मेज़ में जो रूट है वो बिल्कुल सेम है ग्राम के रूट से? ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है। इसी की एक और एक्टिविटी है कि आप एक ओपन ग्राउंड में जाइए और कुछ छोटे छोटे पौधों को सॉइल में से निकाल लीजिए और फिर कंपेयर करिए कि सभी पौधों की जो रूट्स हैं वो एक जैसी लगते हैं दिखने में या अलग हैं। तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। देखिए, जैसे कि अगर हम दो प्लांट्स को करते हैं, मतलब कुछ प्लांट्स को यहाँ पे सॉइल में से निकालते हैं गार्डन में से, तो आपको कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जिनकी रूट ए टाइप की होगी, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनकी रूट बी टाइप की होगी। जिनकी रूट ए टाइप की होगी उन रूट्स को टैप रूट कहा जाता है।
इस रूट में मेनली एक प्राइमरी रूट होती है जो बीच में से निकलती है, और फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि लेटरल रूट्स होती हैं। इस रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूट सिस्टम आता है फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है उसमें कोई भी किसी की ब्रांच नहीं होती, और रूट जो है वो बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं और पैरेलली रन करती हैं एक दूसरे के। इसको कहते हैं फाइब्रस रूट। अच्छा, इस वाले चैप्टर की पहली वीडियो में हमने लीफ में पैटर्न भी पढ़े थे। हमें ये बात पता है कि लीफ का जो सबसे चौड़ा एरिया होता है उसको लीफ ब्लेड कहा जाता है। लीफ ब्लेड के बीच में से एक कह सकते हैं थोड़ी सी हार्ड लाइन निकलती है जिसको मिड रिप कहते हैं, और मिड रिप से फिर ऐसे वेन्स यानी कि ऐसे लाइंस निकलती हैं बहुत सारी। तो जो लाइंस निकलने का पैटर्न है ये ऐसा भी हो सकता है कि बीच में से मिड रिप में से ऐसे करके स्प्रेड हो रहा है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। और वेनिएशन ऐसा भी हो सकता है कि बेस से पैरेलल लाइंस निकल रही है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन। ठीक है, अब रूट से इसका क्या रिलेशन है? ऐसा देखा गया है कि रूट के अकॉर्डिंग भी लीफ का वेनिएशन होता है। मतलब जब हमने नोटिस किया तो हमें पता चला कि जो टैप रूट वाले प्लांट्स के वेनिएशन है लीफ का, और जो फाइब्रस रूट वाले प्लांट की लीफ का वेनिएशन है वो अलग अलग है। यानी कि जो टैप रूट वाला प्लांट है उसके लीफ में रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को मिलता है, और जो टैप रूट वाला प्लांट है उसमें उसकी लीफ में पैरेलल वेनिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि टैप रूट वाले प्लांट एक खास तरीके के प्लांट होते हैं जो कि फाइब्रस रूट वाले प्लांट से अलग होते हैं। तो मोस्टली अब हम सीड की बात करें तो सीड भी इसमें पूछा गया था ना ऊपर एक्टिविटी 8 में। क्या जो ये सीड हैं इनकी रूट सेम है या अलग है? तो अलग अलग होती है। रीज़न ये है कि मेज़ जो होता है उसकी रूट जो होती है वो कैसी होती है? वो रूट होती है उनकी फाइब्रस रूट, जबकि ग्राम की जो यानी चने की जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। रीज़न ये है कि मेज़ जो है एक मोनोकॉट प्लांट होता है, तो उसका सीड कैसा होता है? मोनोकॉट होता है। जबकि अगर हम ग्राम की बात करें तो ग्राम जो होता है वो डाइकॉट प्लांट होता है और उसकी सीड डाइकॉट होता है। तो मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें फाइब्रस रूट पाए जाते हैं और पैरेलल वेनिएशन पाया जाता है। ठीक है, तो मोनोकॉट प्लांट में पैरेलल वेनिएशन पाया जाएगा लीफ में, और रूट पाई जाएंगी फाइब्रस, और उनके सीड में सिर्फ एक ही कॉटलिडन होगा। जबकि डाइकॉट प्लांट्स में रूट्स पाई जाएंगी टैप रूट, लीव्स में वेनिएशन होगा रेटिकुलेट वेनिएशन, और सीड में 2 कॉटलिडन्स होंगे। आई होप आपको मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में तो पता ही होगा। जैसे आप जानते हैं कि राजमा, छोले या चने होते हैं, जब हम उनको भिगो कर रख देते हैं और जब वो फूल जाते हैं तो हम उनको हाथ से भी खोल सकते हैं। तो जब हम उनको खोलते हैं तो हमें उसके 2 फेसेस दिखाई देते हैं, है ना? तो वो 2 फेसेस क्या हैं? 2 कॉटलिडन्स हैं, तो इसलिए डाइकॉट्स होते हैं। अगर हम मेज़ की बात करें तो मेज़ को हम कितना भी भिगो कर रख दें, हम उसको 2 पार्ट्स में 2 फेसेस में खोल नहीं सकते क्योंकि वो मोनोकॉट है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट रूट्स। अब हम आगे भी बात करते हैं कि रूट का फंक्शन क्या होता है। तो हमें ये वाली बात पता ही है कि रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम सॉइल। उसके बाद जो स्टेम होता है उसके थ्रू वो जो वाटर और मिनरल होता है वो ऊपर जाते हैं, यानी स्टेम का काम है उसको कंडक्ट करना और लीव्स तक पहुंचाना और अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। लीव्स की बात करें तो लीव का फंक्शन है फूड प्रिपेयर करना थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से हमें मिलता है फूड, यानी कि स्पेशली अगर हम फूड की बात करें तो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलेगा, और ऑक्सीजन लिबरेट होती है इस प्रोसेस में यानी फोटोसिंथेसिस में। अभी जो फूड बन जाता है ये फूड लीव्स में बनता है। अब ये लीव से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पर ये स्टेम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, और डिफरेंट पार्ट्स इस जो फूड मटेरियल होता है इसको स्टोर कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं जो फ्रूट की फॉर्म में इसको स्टोर कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रूट्स में इसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ रूट्स की जो कि एज अ फ्रूट हम खाते हैं, वो फ्रूट नहीं होते हैं, वो रूट्स होते हैं जिनमें कि रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, योका, ये सारे क्या होते हैं? मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जिनमें फूड मटेरियल स्टोर रहता है। ठीक है, तो आपको ये तो लगता ही होगा कि जो स्टेम है वो एक बिल्कुल सड़क जैसे है जहाँ पे 2 वे ट्रैफिक है, कुछ चीज़ें ऊपर जा रही है, कुछ चीज़ें नीचे जा रही हैं। फ्रूट जो वाटर है वो क्या हो रहा है? रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है स्टेम के थ्रू,
जो फूड है वो लीव से स्टेम के थ्रू नीचे की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन जो है अलग अलग है। ये तो बात हुई हमारे रूट शूट की। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर की अगर बात करें तो हमें पता ही है कि फ्लावर वो एरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, और उसका पर्पस क्या होता है हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि फ्लावर के बारे में हम ये चीज़ें टॉपिक शुरू कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी फ्लावर कलेक्ट करें और उस फ्लावर का बड कलेक्ट करें और यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करें। सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो फ्लावर का होता है वो कलरफुल होता है। ये जो कलरफुल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, इनको पेटल्स कहा जाता है, ठीक है। और पेटल्स यूजुअली कलरफुल होती हैं, खुशबूदार होती हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो अगर आप बड को देखते हैं यानी कली को देखते हैं, तो आप देखते हैं जो पेटल्स होती हैं वो अंदर होती हैं और उनके बाहर एक हरे रंग की कवरिंग जैसे होती है। तो ये जो हरे रंग की कवरिंग होती है ये सेपल्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। ये बड कंडीशन में पेटल्स को यानी फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो सेपल्स होते हैं क्या ये बड़े फ्लावर में भी होते हैं, मतलब मैच्योर फ्लावर में भी होते हैं, मैच्योर फ्लावर में भी होते हैं। आपको पता होगा कि वो स्टॉक या फिर वो स्टिक जिससे कि फ्लावर मेन स्टेम से अटैच रहता है उसको पेटियोल कहते हैं। तो पेटियोल जैसे ही पेटियोल की हेल्प से फ्लावर अटैच होता है, फिर जब हम ऊपर मूव करते हैं फ्लावर की तरफ तो एक स्वेलन पार्ट होता है, इसको हम थैलेमस कहते हैं, और स्वेलन पार्ट के पास ही आपको ये सेपल्स मिलेंगे फ्लावर में, है ना। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं रोज़ फ्लावर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। बात आती है सेपल्स और पेटल्स का वर्क क्या है। तो अगर हम पेटल्स की बात करते हैं तो पेटल्स क्योंकि कलरफुल होते हैं तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट, ठीक है। पॉलिनेशन आप लोगों को पता ही होगा, आगे भी हम इसके बारे में वैसे बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेपल्स। सेपल्स ग्रीन पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया इनका काम होता है बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम सेपल्स को और पेटल्स को हटा देते हैं तो जो इनर पार्ट्स हैं फ्लावर के वो भी ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। जैसे फिर प्लांट में आपको ये इस तरीके के पार्ट्स कुछ देखने को मिलेंगे, इनको स्टेमिन कहा जाता है। ये एक्चुअली में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इनमें दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं येलो कलर का वो एंथर है, और जो आप ये स्टॉक देख रहे हैं ये फिलामेंट है। एंथर वो जगह होती है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, मतलब पोलन ग्रेन्स ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर मेल गैमेट होता है। तो एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं और फिलामेंट का काम होता है एंथर को फ्लावर से अटैच करके रखना, ठीक है। इसके बाद और हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक और पार्ट दिखाई देता है जिसको हम पिस्टल कहते हैं, जो कि इस तरीके का दिखाई देता है। पिस्टल एक्चुअली में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं। एक प्लेटफॉर्म होता है ऊपर का जिसको स्टिग्मा कहा जाता है, एक ट्यूब होती है जिसको स्टाइल कहा जाता है, और एक नीचे का स्वेलन पार्ट होता है जो कि थैलेमस पे रखा हुआ होता है जिसको ओवरी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है जो कि मेल पार्ट से आता है। पोलन ग्रेन के अंदर का जो मेल गैमेट है फिर वो पोलन ट्यूब के थ्रू स्टाइल के थ्रू मतलब कि ट्रैवल करता है, ओवरी तक पहुँचता है। ओवरी में फीमेल गैमेट होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ ओवरी के अंदर फ्यूज़ हो जाता है, जिससे आगे चल के जाइगोट एम्ब्रियो आगे चल के और भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप चाहें तो ओवरी को कट करके उसके अंदर ओव्यूल्स यानी कि सीड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरी के अंदर आपको ऐसे सीड्स भी दिखाई देंगे डिफरेंट, तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनको ओव्यूल्स कहा जाता है जो आगे चढ़ के सीड्स बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंट फ्लावर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पेटल्स के नंबर को भी काउंट कर सकते हैं, सेपल्स के नंबर को भी काउंट कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेपल्स और पेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या सेपल्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं या अलग अलग होती हैं। तो आप देखेंगे कुछ में तो आपको जुड़ी हुई मिलेगी और कुछ में आपको अलग अलग मिलेगी। जैसे अगर रोज़ की बात करें तो रोज़ में जो सेपल्स होती हैं, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, अलग अलग होती हैं। बट अगर हम हिबिस्कस की बात करते हैं यानी जो गुड़हल होता है, आप उसमें देखते हैं कि जो उसकी सेपल्स होती हैं, जो ग्रीन पार्ट होता है वो क्या होता है, एक साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये अलग अलग तरीके की कंडीशन होती है। ऐसे अगर हम पेटल्स की बात करें तो क्या पेटल्स भी जुड़ी हुई या अलग अलग हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे पेटल्स होती हैं, अलग अलग होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनकी पेटल्स जुड़ी हुई होती हैं। तो ये डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनेशन के बारे में इससे पहले। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो पोलन ग्रेन है
वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है, यानी फीमेल पार्ट के ऊपर पहुंचता है, तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये जो पॉलिनेशन है विंड की हेल्प से हो सकता है, हवा की हेल्प से हो सकता है, या फिर किसी इंसेक्ट की हेल्प से हो सकता है, किसी बर्ड की हेल्प से हो सकता है, या वाटर में रहने वाले प्लांट्स में वाटर की हेल्प से भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन की वजह से ही बहुत सारे फ्लावर के अंदर चेंजेस होते हैं। जैसे फ्लावर के अंदर कलरफुल पेटल्स होते हैं ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके और पॉलिनेशन में हेल्प कर सके। फ्लावर में नेक्टर यानी मीठा सब्सटेंस होता है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है कि इंसेक्ट नेक्टर को चूसे और उसके बदले में पॉलिनेशन करवाए। और आपको पता ही है कि फ्लावर में सेंट भी होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े किसी भी प्लांट के। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बताना कि जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, ओवरी के अंदर जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट तो आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होता है, जबकि जो ओव्यूल होता है जिसके अंदर ये सारा अपरेटस होता है वो ओव्यूल सीड में बदल जाता है। और ओव्यूल क्योंकि हमें पता है ओवरी के अंदर होते हैं, तो ये जो ओवरी होती है ये फ्रूट में बदल जाती है, यानी कि ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, और सीड के अंदर ये जो एम्ब्रियो होता है आगे चल के इसी से ही प्लांट बनता है। तो आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने ये प्लांट के बारे में पढ़ा। हायर क्लासेस में हम प्लांट के बारे में और भी डिटेल में पढ़ते हैं, बट 6 तक सिर्फ इतना ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो या कोई सजेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपने प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।